वक्त गुजरता है, हमारी बॉडी में चेंजेस आते हैं और वो चेंजेस आते हैं तो क्यों आते हैं? प्रेग्नेंट मदर को 2 गुना ज्यादा कैल्शियम चाहिए। यहाँ पे हमारी सोसाइटी में वो 1 गुना भी नहीं ले रही होती। टास्क में अपनी एज में कर पा रहा हूँ या रही हूँ तो मेरे फ्रेंड्स और के साथ कंपैरेटिव एनालिसिस इज वेरी गुड। कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है बोन्स एंड जॉइंट्स की हेल्थ को खराब करने के लिए, क्योंकि विटामिन डी नहीं आपको मिल रहा। अगर अनलोड कर देंगे, बिल्कुल अगर ऑफलोड कर देंगे बॉडी से चीजें, तो बॉडी बिल्कुल रिलैक्स हो जाएगी, मसल्स उतने वीक हो जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। पेन रिलीफ सीरीज के आज के एपिसोड में हम आपको वेलकम करते हैं। आज के इस एपिसोड में हम आपके साथ जिस चीज़ को डिस्कस करने जा रहे हैं वो है बढ़ती उम्र के साथ होने वाले हड्डियों में चेंजेस को। अगर मैं आसान ज़बान में कहूँ तो कि वक्त गुजरता है, हमारी बॉडी में चेंजेस आते हैं और वो चेंजेस आते हैं तो क्यों आते हैं, और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि हम उस चेंजेस को एक्सेप्ट कैसे कर सकते हैं और उनके साथ आगे अपनी ज़िंदगी को कैसे गुजार सकते हैं। और इसके लिए हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर सुफियान ने। थैंक यू सो मच डॉक्टर सुफियान, आपने अपने इतने बिजी शेड्यूल में से हमारे लिए टाइम निकाला। डॉक्टर सुफियान ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं, इस वक्त अपनी पाकिस्तान के बहुत अच्छे गवर्नमेंट इदारों में अपनी खिदमत सर अंजाम कर दे रहे हैं। अपना एक सेटअप अपना बनाया हुआ है जहाँ पे वो लोगों की बेलौस अपनी इस्तिताअत से बढ़कर हिम्मत से, ताकत से अपनी आवाम की, अपने पेशेंट्स की खिदमत में जस्तजू में लगे हुए हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर। आप डॉक्टर सुफियान, आप थोड़ा सा हमारे पेशेंट्स को या हमारे नाजरीन को, आपके पेशेंट्स भी जो इस वक्त इस वीडियो को देख रहे हैं, ये डिजेनरेटिव चेंजेस क्या हैं या वक्त के साथ हालात के साथ बदलते हुए जो हमारे पट्ठों में चेंज आ रहा है वो क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी। मैं सबसे पहले तो इस सिलसिले में ये बात करना चाहता हूँ कि सबसे इम्पॉर्टेंट जो इवेंट है जो डीजनरेटिव चेंजेस की तरफ लेकर जाता है, उसमें कोई डिस्प्यूट नहीं कि वो एज है। बच्चा पैदा किसी और स्ट्रेंथ के साथ होता है, विद एज उसमें चेंजेस आते आते अल्टीमेटली जब वो बूढ़ा होता है तो उसमें हंड्रेड्स ऑफ इरिवर्सिबल चेंजेस आ चुकी होती हैं। तो एज एंड एजिंग इज़ अ फैक्टर दैट कैन नॉट बी रिवर्स्ड किसी भी सूरत। इसमें थोड़ा सा इसको और अगर इलेबोरेट करें तो ये है कि हर चीज़ की एक उम्र है। अब वो उम्र के साथ साथ उसकी परफॉर्मेंस, उसकी कैपेसिटी और प्लस उसकी जो स्ट्रेंथ है वो वैसी नहीं रहती जैसे पहले दिन थी। हर चीज़ की, सिर्फ इन ह्यूमन लाइफ नहीं, आप वैसे देख लें, ये बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग की एक एज है और डॉक्यूमेंटेड है, बाकायदा लिखा हुआ है कि इतने अरसे के बाद आपका सिविल इंजीनियर कहता है कि ये बिल्डिंग इतने अरसे के बाद काबिल इस्तेमाल नहीं रहेगी या रिस्क बन जाएगी। तो एजिंग इज़ एन अनडिस्प्यूटेड फैक्टर, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। तो एजिंग तो हमें अपने माइंड में रखनी ही रखनी है। लेकिन एजिंग ऑल्दो फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन एक नॉन मॉडिफाइबल फैक्टर है। हम इनको नॉन मॉडिफाइबल फैक्टर्स कहते हैं। ऐसा नहीं कर सकता मैं किसी की एज रोक दूं, ऐसा कोई बंदा मैं अपने लिए भी नहीं कर सकता कि मैं बूढ़ा ना हूं, ये मुमकिन नहीं है। लेकिन इसके साथ प्रॉब्लम ज़्यादा डीजनरेटिव चेंजेस या डीजनरेटिव इश्यूज़ में वहाँ शुरू होती हैं जहाँ पे बाकी जो मॉडिफाइबल फैक्टर्स हैं वो ऐड हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल, सेडेंट्री लाइफस्टाइल एक बहुत इंपॉर्टेंट मॉडिफाइबल फैक्टर है। सेडेंट्री लाइफस्टाइल ये है कि कोई एक्टिविटी नहीं है, सारा दिन बैठ के गुजारना है। अब सारा दिन बैठ के गुजारने में जब एक्टिविटी नहीं होगी, जब मसल्स जॉइंट्स नहीं यूज़ होते, जब उनकी कोई प्रॉपर एक्सरसाइज फिजियो नहीं होती, जब उनकी कोई प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं होती, तो उनका वीक हो जाना एक नेचुरल चीज़ है। बॉडी एक डायनामिक स्ट्रक्चर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात समझने वाली है। बॉडी एक डायनामिक स्ट्रक्चर है, जितना बॉडी को लोड करते रहेंगे ये उतनी तैयारी करती रहेगी, जितना उसको अनलोड ऑफलोड करते रहेंगे ये उतनी रिलैक्स होती जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, एक छोटी सी एग्जाम्पल इस बात को समझने के लिए कि मैं फॉर एग्जाम्पल, चूँकि मेरी आदत नहीं है कोई वेट लिफ्टिंग की, तो मैं हो सकता है 10 kg वेट उठा के थक जाऊँ, जबकि यही अगर मैं रेगुलर वेट लिफ्टिंग करता रहूं जिम ज्वाइन करके फॉर एग्जांपल, तो हो सकता है कि मैं आपके सामने बैठ के 100 kg वेट उठा लूं। तो अब 10 kg और 100 kg में जो फ़र्क है वो बॉडी का नहीं है, वो लोडिंग का है। जितना किसी ने लोड किया उतना बॉडी ने उसको रिस्पॉन्ड किया। इनिशियली 10 kg उठाना भी मुश्किल होगा मेरे के लिए, लेकिन जब मैं एक्सरसाइज करता रहूँगा, जब मैं वेट लिफ्टिंग जिम में करता रहूँगा, तो अल्टीमेटली मैं 100 kg भी प्रॉबेबली आराम से उठा सकूँ। तो बॉडी डायनामिक स्ट्रक्चर होने की वजह से बहुत ज़्यादा इस चीज़ पे डिपेंड करती है कि आपने उसको लोड कितना किया हुआ है। इस पे मैं ज़रा थोड़ा सा एक और एग्जांपल अभी थोड़ी देर तक चल के देता हूँ कि कितना लोड करना है और कितना नहीं। लेकिन अगर अनलोड कर देंगे, बिल्कुल अगर ऑफलोड कर देंगे बॉडी से चीज़ें, तो बॉडी बिल्कुल रिलैक्स हो जाएगी, मसल्स उतने वीक हो जाएंगे, बोन्स इतनी वीक हो जाएंगी।
तो एक मॉडिफाइबल फैक्टर ये है। दूसरा मॉडिफाइबल फैक्टर जिस पे हम बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है पूरे पाकिस्तान में, बशमूल मुझे काम करने की ज़रूरत है उस पर, वो वेट है। अब वेट एक ऐसी चीज़ है जो इंसान के अपने कंट्रोल में है। जितना वेट बढ़ाएंगे, ये मेरा नी जॉइंट, एक नॉर्मल ह्यूमन नी जॉइंट 65 to 70 kg वेट के लिए बना है। अगर इसी नी जॉइंट पे 150 kg मेरा वेट होगा तो इस जॉइंट की यूटिलाइजेशन सेम टाइम पीरियड में 4 गुना बढ़ गई। उसकी वजह से इसका वियर एंड टियर जितना मेरे किसी और एज फैलो में होगा, मेरा वियर एंड टियर, अगर मेरा वेट 150 kg है बिलफर, तो मेरा वियर एंड टियर उससे 4 गुना ज़्यादा होगा, तो मेरे जॉइंट्स उससे 4 गुना टाइम पहले ख़राब हो जाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक मॉडिफाइबल फैक्टर है। तीसरी मॉडिफाइबल फैक्टर डाइट है। डाइट मेक्स अ वेरी क्रूशल पार्ट ऑफ द गेम। डाइट अच्छी चीज़ें, अच्छी से मेरी मुराद डेफिनेटली ये नहीं है कि कोई महंगी या कोई वो, अच्छी से मेरी मुराद ये है कि खालिस और चीज़ें, मुनासिब चीज़ें, और फिर हर चीज़ जो अल्लाह ताला ने बनाई है, हर चीज़ की अपनी अपनी इफादियत है। लेकिन इन पर्टिकुलर अगर बोन्स एंड जॉइंट्स की बात करें तो दूध, मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट्स, उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हमारी बोन्स एंड जॉइंट्स को बेहतर बनाने में, उनको सपोर्ट प्रोवाइड करने में। कैल्शियम हमें मिलता है वहाँ से, विटामिन डी वहाँ से मिलता है, प्लस जितनी भी प्रोटीन डाइट्स हैं, फॉर एग्जांपल हर किस्म का गोश्त है, बिलखुसूस फिश इज़ अ वेरी गुड एंड रिच सोर्स ऑफ ऑल दीज मिनरल्स एंड वाइटामिन्स। तो जितनी अच्छी डाइट उतना अच्छा चांस होता है बॉडी के पास कि मैं रिपेयर करूं। फॉर एग्जांपल एक अगर दीवार आपने रिपेयर करनी है और आपका मटीरियल ही पूरा नहीं है, तो जितना मर्जी अच्छा आप बंदा लगा दें, जितना मर्जी अच्छा आप इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर दें, जब मटीरियल ही नहीं है तो वो रिपेयर नहीं हो सकता। तो ये 3-4 इंपॉर्टेंट मॉडिफाइबल फैक्टर्स हैं जो एजिंग के साथ मिलकर ज़्यादा एग्रेसिवली चेंजेस को प्रमोट करते हैं। अगर इनको कंट्रोल कर लिया जाए तो एजिंग इटसेल्फ इतनी कोई बुरी चीज़ नहीं है। एजिंग तो वो चीज़ है जो आप अपने जो एज फेलोज हैं उनसे आप कंपेयर करके आराम से आप पता लगा सकते हैं कि मेरा क्या स्टेटस है और मेरे एज फेलोज का क्या स्टेटस है। से फॉर एग्जांपल अपनी अगर बात करूं, सपोज मैं अगर 1 किलोमीटर चल सकता हूं और मेरे एज फेलोज रूटीनली 5 किलोमीटर पैदल चल सकते हैं, तो इसका मतलब गलती मेरे अंदर है। मैंने अपने बॉडी को इतना ट्रेन नहीं किया या इतना अप टू द मार्क नहीं किया, जबकि मेरे एज फेलोज कर रहे हैं। तो एजिंग इटसेल्फ इतनी बुरी चीज़ नहीं है। जब ये फैक्टर्स उसमें ऐड ऑन हो जाते हैं तो वो फिर जो डैमेज है बोन्स एंड जॉइंट्स का और जो डीजनरेशन की स्पीड है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से स्पीड बढ़ जाती है। अब ये आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया कि हम एक बहुत और ये आसान तरीका भी है कि कंपेयर करें कि जो टास्क मैं अपनी एज में कर पा रहा हूँ या रही हूँ तो मेरे फ्रेंड्स और के साथ कंपैरेटिव एनालिसिस इज़ वेरी गुड। अच्छा, अब जो आता है कि ये डीजनरेटिव चेंजेस आपने कहा इन 4 चीज़ों के बाद ज़्यादा अफेक्ट करता है कंट्रोल करने में। अब किसी को डीजनरेटिव चेंजेस हो गए तो फिर अब उनको क्या करना चाहिए? इसमें भी टू बी ऑनेस्ट, अगर उसमें एज इटसेल्फ इसमें भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। देखें, अगर एक पेशेंट है उसकी एज 40 ईयर्स है लेकिन उसमें डीजनरेटिव चेंजेस आना शुरू हो गई हैं, तो 40 ईयर्स तो वो एज नहीं है कि जिसमें एजिंग की वजह से डीजनरेशन हो रही है ना। 40 ईयर्स में अगर वो अपने ऊपर वर्किंग करेगा, अगर वो ये मॉडिफाइबल फैक्टर्स सारे कंट्रोल हो जाएंगे, अगर ये सारी चीज़ें अप टू द मार्क हो जाएंगी, तो उसकी ये जो डीजनरेशन हुई है ये किसी हद तक मैं कह सकता हूँ रिवर्स भी हो सकती है, या एटलीस्ट वो जो जिस स्पीड पे वो प्रोग्रेस कर रही थी वो स्पीड ख़त्म हो जाएगी। एक बात ये। लेकिन एक पेशेंट है वो ऑलरेडी है ही 80 ईयर्स एज। अब 80 ईयर्स एज, एक मिसाल दे रहा हूँ जस्ट फॉर एन एग्जांपल, 80 ईयर्स ऑफ एज में अगर कोई पेशेंट ये कहे कि मुझे डीजनरेशन नहीं होनी चाहिए, तो ये गलत बात है, क्योंकि उसका एजिंग का फैक्टर इतना प्रोमिनेंट हो चुका है कि अगर उसके बाकी सारे फैक्टर्स ज़ीरो भी हो ना, जो कि नहीं होते, अगर ज़ीरो भी हो तो एजिंग अकेला एक सफिशिएंट फैक्टर है कि 80 ईयर्स में कि उसको बताया जाए कि आप इससे ज़्यादा काम नहीं कर सकते, या आप की ये जो डीजनरेशन है इसको एक्सेप्ट करके चलना है। और अदरवाइज अगर ठीक करना है तो उसके मॉडिफाई करने के जो मेडिकल वेज हैं वो करने पड़ेंगे। अकेले लाइफस्टाइल से या अकेले फिजिकल एक्टिविटी से, फिजियो से, एक्सरसाइज से उस 80 ईयर्स के पेशेंट को ठीक करना तकरीबन नामुमकिन है। ये एक्सेप्टेबिलिटी होनी चाहिए पेशेंट में कि कब मैं वाकईतन इस एज ग्रुप में आ गया हूँ कि अब मुझे डीजनरेशन को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, और कब मैं अभी इस ग्रुप में नहीं हूँ
कि मुझे अभी इस पे काम करना चाहिए, मुझे इस पे अभी एफर्ट करनी चाहिए कि मैं अपनी जो डिजनरेशन जिस स्पीड पे चल रही है, एक तो उसको रोक सकूं, दूसरा पॉसिबल है बाज़ पेशेंट्स ऐसे आते हैं मेरे पास और कई ऑर्थोपेडिक सर्जन्स के पास कि जिनको अगर बात समझ आ जाए और वो उसको फॉलो करें तो वो जो थोड़ी बहुत डिजनरेशन शुरू हो भी चुकी होती है वो भी रिवर्स हो जाती है। अच्छा, नाइस, वेरी गुड, वेरी नाइस। लाइक आप इसको कंट्रोल भी कर सकते हैं। यस, आई एम एनकरेजिंग कि जितनी जल्दी आप इसको कंट्रोल करेंगे उतना इसका आपको अच्छा पॉजिटिव इफेक्ट मिलेगा, नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ पेन बल्कि इन टर्म्स ऑफ ऑल योर बॉडी हेल्थ। डेली एक्टिविटीज होगी, जब डेली एक्टिविटीज इंप्रूव हो गई, जब वॉक शुरू हो गई तो अगर एक मिसाल है, अगर बिलफर्ज शुगर है तो शुगर भी कंट्रोल हो जाएगी, ब्लड प्रेशर है वो भी बेहतर हो जाएगा, हार्ट डिजीज़ का रिस्क कम हो जाएगा, स्टमक डिस्टर्बेंस और अपसेट वो भी ख़त्म हो जाएगी, ओवरऑल मस्कुलर हेल्थ और मस्कुलोस्केलेटल हेल्थ पूरी बेहतर हो जाएगी, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जब ये सारी चीज़ें बेहतर होती हैं तो आपकी मेंटल हेल्थ सबसे अच्छी बेहतर। डॉक्टर सुफियान, ये जो डीजेनरेटिव चेंजेस हैं ज़्यादातर फीमेल्स में ज़्यादा साइन एंड सिम्टम्स शो करते हैं या मेल्स में? हमारी पर्टिकुलर सोसाइटी में फीमेल्स में ज़्यादा डिजेनरेटिव चेंजेस हैं। उसकी यहाँ आई नेवर नो कि प्रॉबेबली देयर कुड बी सम जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशंस और सम सॉर्ट ऑफ जेनेटिक मेकअप, लेकिन उसमें जो मॉडिफाइबल फैक्टर्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं हमारी फीमेल्स में। आप ये देखें जो हमारी जो इस वक्त की आप यूँ समझ लें एडल्ट एज्ड फीमेल्स हैं 60 अराउंड, इन्होंने बहुत सेडेंट्री लाइफस्टाइल गुजारा है, बाउंड टू होम। They are never into any sort of activities, they are never into any sort of games or plays or physios or exercises, they are never in any sort of outdoor involvements। तो बाउंड टू होम, सिर्फ घर का काम और वहीं बस घर में ही आराम। इवन बाज़ जगहों पे अभी भी जस्ट लाइक फॉर एग्जांपल आई एम सर्विंग इन अ पेरीफ्री हॉस्पिटल, तो उस हमारे इलाके में आज भी ख़वातीन को अगर ये कहा जाए कि आप बाहर निकल के वॉक कर लें तो दे फील इट डिफ़िकल्ट बिकॉज ऑफ देयर रिलीजियस एंड कल्चरल कंपल्शन। आज भी, ये मैं आज की 2024 की बात बता रहा हूँ आपको, यानी कि जब उनको कहा जाता है कि वॉक करें तो कहते हैं डॉक्टर साहब हमारा घर बहुत छोटा है, हम वॉक नहीं कर सकते। तो उनको ये कहा जाए कि आप बाहर चली जाएं किसी पार्क में, या इवन वॉक तो वॉक है, वो तो कहीं भी हो सकती है, सड़क के किनारे चाहे कर लें, तो वो बड़ा उसको ऑड आज भी फील करते हैं कि नहीं डॉक्टर साहब हमारे लिए मुश्किल है, हमें अलाउ नहीं करेंगे घर वाले। यानी कि आज भी ऐसी कंपल्शन देखें हैं ख़वातीन के लिए, जो कि नहीं होनी चाहिए एक्चुअली तो, लेकिन इन एनी केस मतलब बात अगर हम फैक्ट्स की करें तो मुझे ये फैक्ट यहाँ पे कोट करना पड़ेगा। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। दूसरा, फिर हमारी ख़वातीन में जो मल्टीपल प्रेगनेंसीज़ के बाद उस तरह से डाइटरी कंपेंसेशन नहीं है। मतलब आपने 3, 4, 5 जितने भी बच्चे पैदा किए हैं तो हर बार आपका जो बच्चा पैदा होता है उसने जो कुछ लेना है वो आपकी बॉडी में से लेके जाएगा ना, तो आपकी बॉडी में ही जब पूरा नहीं होगा तो उसको क्या मिलेगा, एक सवाल ये है। और दूसरा, अल्लाह ताला ने ऐसी नरिशमेंट रखी है कि बच्चे को एज मच एज पॉसिबल जब अल्लाह ताला के सामने ये दोनों माँ और बच्चा पेश होते हैं तो अल्लाह ताला बच्चे को प्रेफरेंस देता है, वो ज़्यादा डिपेंडेंट है। तो यानी कि दूसरे अल्फाज में ये कहना चाहता हूँ कि माँ की बॉडी में बिल्कुल भी ना बचे ना, बच्चे को पूरा मिल जाता है फिर भी फॉर वंस। तो उससे नुकसान ये होता है कि माँ में इतनी डेफिशिएंसीज पैदा हो जाती हैं, जो कि एक्चुअली तो ये चाहिए कि प्रेगनेंसी में जिस दिन आप प्रेग्नेंट हो, कोई भी खातून प्रेग्नेंट हो, उसी दिन वो अपने मल्टीविटामिन्स और उनकी डोजेज अपने गायनेकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करके और वो उसको सेट करे। मदर को 2 गुना ज़्यादा कैल्शियम चाहिए होता है नॉर्मल फीमेल से, एक प्रेग्नेंट मदर को 2 गुना ज़्यादा कैल्शियम चाहिए। यहाँ पे हमारी सोसाइटी में वो 1 गुना भी नहीं ले रही होती, तो डेफिशिएंसीज एब्सोल्यूट हो जाती हैं इस तरह से। फिर पैदा कर लिया बच्चा, उसके बाद फिर दूध पिलाने का मरहला, उसमें भी बच्चे को आपने डिलीवर करना है, तो उसमें जितने आपकी अपनी बॉडी के मिनरल्स हैं, विटामिन्स हैं, ये चीज़ें ये सारी आपने बच्चे को डिलीवर कर दी, तो आपके अंदर कुछ नहीं बचा। फिर उस स्पीड पे डाइटरी कंपेंसेशन नहीं हो रही, यानी कि दूध नहीं पी रही, कोई अच्छी हेल्दी डाइट नहीं ले रही, वही रूटीन, गंदम के पीछे पड़े हुए हैं सारी हमारी सोसाइटी, गंदम खाई जाओ। बाकी चीज़ें भी तो इक्वली इंपॉर्टेंट है ना, फ्रूट इक्वली इंपॉर्टेंट है, प्रोटीन्स इक्वली इंपॉर्टेंट हैं, मिनरल्स इक्वली इंपॉर्टेंट हैं, कैल्शियम, विटामिन डी इज़ टू मच इम्पॉर्टेंट फॉर बोन हेल्थ। और ये सब करने ना होने की वजह से तो फीमेल्स में इमीडिएटली आफ्टर शी बियर हर लास्ट चाइल्ड, उसके बाद एक ब्रेक डाउन आ जाता है उनकी हेल्थ में। और वो ब्रेकडाउन इसलिए आता है क्योंकि पिछले 10, 15, 12, 15 सालों से जितने अरसे में चाइल्ड बियरिंग एज चल रही है, उतने अरसे में मुसलसल वो डेफिशिएंसी का शिकार है।
तो द मोमेंट जब वो इससे निकलती हैं तो वो अपनी इन डेफिशिएंसीज की वजह से ऑल ऑफ अ सडन एक ब्रेकडाउन का शिकार हो जाती हैं एंड दे आर अनएबल टू डू एनीथिंग बिकॉज कि अब इन 10-12 सालों में इतनी डेफिशिएंसीज रहने की वजह से वो जो डीजनरेशन जिसको हम अवॉइड करना चाह रहे थे वो हमने खुद पकड़ के गले में डाल ली। ये बड़ी इंपॉर्टेंट इसमें रिस्क फैक्टर है। लॉस ऑफ एक्टिविटी भी मैंने आपको बता दिया, वो भी नहीं है। फिर एक प्रॉबेबली सिग्निफिकेंट फैक्टर होगा जो हमारी इस एज की ख़वातीन है 40s 50s की या बैकवर्ड एरियाज़ की ख़वातीन है, वो आज भी जब बाहर निकलती हैं वो सर ता पाँव कवर करके निकलती हैं और घर छोटे हैं, घरों के अंदर सनलाइट नहीं होती, तो दे आर ज़ीरो एक्सपोज टू सनलाइट। आपको पता है सनलाइट एक्सपोजर ना हो तो विटामिन डी का मैकेनिज्म नहीं कंप्लीट हो सकता। तो सनलाइट एक्सपोजर ना होना खुद एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है बोन्स एंड जॉइंट्स की हेल्थ को ख़राब करने के लिए, क्योंकि विटामिन डी नहीं आपको मिल रहा। तो मैं ये नहीं कहता जिसने वेल करना ज़रूर करें, लेकिन देयर शुड बी सम एरिया एंड सम टाइम जिस वक्त वो सनलाइट में एक्सपोज हो ताकि विटामिन डी की एक्टिविटी नॉर्मल हो सके। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है ख़वातीन में ज़्यादा, वरना ख़वातीन में ऐसा कोई वो कोई डेफिशिएंसी या कोई प्रेडिक्टेड कोई ऐसी वो चीज़ नहीं है कि ख़वातीन में ज़्यादा होनी है, ऐसा नहीं है। ये सिर्फ एक्टिविटी, मर्द हजरात असल में चूँकि बाहर भी जाते हैं, सनलाइट एक्सपोजर भी हो जाता है ना चाहते हुए भी, काम के सिलसिले में एंड ऑल दैट, फिर एक्टिविटी भी उनकी हो जाती है ना चाहते हुए भी। मतलब किसी दोस्त यार कोई मिलने चले गए तो 15-20 मिनट वॉक करनी पड़ गई, या किसी काम के सिलसिले में चले गए तो आधा पौना घंटा चलना फिरना, कुछ भी व्हाटएवर जो भी है, तो उसमें उनकी एक्टिविटी फिर भी हो जाती है। तो मर्द हजरात का एक इसमें फैक्टर और भी है कि मेल्स की पेन बेयरिंग एबिलिटी ज़्यादा होती है, तो थोड़ी बहुत पेन को जो है ना मेल्स बॉदर भी नहीं करते, इसीलिए फीमेल्स की प्रेजेंटेशन हमारे पास ज़्यादा होती है, मेल्स की कम होती है। लेकिन मेल्स की जब होती है तो इट मस्ट बी अ सीरियस प्रॉब्लम, क्योंकि वो आया ही इसीलिए कि उसकी बर्दाश्त से बाहर है, वरना जब तक वो उसकी बर्दाश्त में होता है वो छोटी मोटी पेन्स को प्रॉबेबली वो इतना बॉदर नहीं करते। तो ये चीज़ ये भी इसमें इम्पॉर्टेंट है। हाँ, अलबत्ता एक चीज़ सिर्फ यहाँ पे पोस्ट माय एक्सप्लेनेशन ऐड करना चाहूँगा कि जो ऑटो इम्यून डिजीज़ हैं वो ख़वातीन में ज़्यादा होती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, ये एस्टेब्लिश्ड फैक्टर है। जैसे रोमेटाइड आर्थराइटिस है, लेकिन वो एक मुस्तकिल बीमारी है, वो उसमें उसका डीजनरेशन से कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन लोगों को, नाजरीन को, पेशेंट्स को पता होना चाहिए कि जो ऑटो इम्यून डिजीज़ हैं, आम ज़बान में जिसको गंठिया कहते हैं, या जो प्रॉपर जोड़ों की बीमारी है, वो ख़वातीन में ज़्यादा कॉमन है। ये बात। अच्छा डॉक्टर सुफियान, अगर हमारे पास कोई आया है, पेशेंट आया है आपके पास है, तो आप उसको क्या, हम उसको चेंजेस से गुजर रहा है, उसकी बोनी में ऑस्टियोपोरोसिस स्टार्ट हो रहा है, आर्थराइटिस की तरफ जा रहा है, तो उसके लिए क्या टेस्ट क्या हैं जो मरीज़ को कराने चाहिए जिससे उसे पता चले कि मैं थोड़ा सा इस वर्ज पे जा रहा हूँ, तो मुझे अब अपने आप को ना सही करना चाहिए, एक्सरसाइज, डाइट और लाइफस्टाइल की तरफ वर्क करना चाहिए। इसमें सबसे पहले तो देखें पेशेंट की क्लिनिकल प्रेजेंटेशन ही बहुत इंपॉर्टेंट है। पेशेंट खुद ही आके बताया था कि मेरे इस जॉइंट में पेन है। जॉइंट पेन्स आर यूजुअली ड्यू टू डिजेनरेटिव चेंजेस एंड सो। खैर वो जो भी सर्जन होगा जो पेशेंट को असेस कर रहा होगा वो ज़्यादा बेहतर फिगर आउट कर सकता है कि ये कोई डिजीज़ तो नहीं है, सिंपल डिजेनरेशन है, बस ये एक चीज़ है। अच्छा, डीजनरेशन पता लग गया कि पेशेंट को डीजनरेटिव चेंजेस शुरू हो गई हैं। अब इसमें मल्टीपल चीज़ें इंपॉर्टेंट है जो रूटीन में हम एक पर्टिकुलर जॉइंट को असेस करने के लिए करते हैं, वो तो हम उस जॉइंट का एक्सरे कर लेते हैं, उसमें डीजनरेटिव चेंजेस एविडेंट होना शुरू हो जाती हैं। उसके मुख्तलिफ ग्रेड्स हैं, बहुत अर्ली ग्रेड में तो सिर्फ और सिर्फ स्लाइड सी चेंजेस होती हैं, लेकिन लेट चेंजेस जो हैं वो बाज़-औक़ात हमें एक्सरे में देखने को मिलती हैं। जॉइंट स्पेसेस ख़त्म हो जाती हैं, बोन्स आपस में एक दूसरे के साथ रगड़ खाना शुरू हो जाती हैं, उनकी नोकें आम ज़बान में हम कहते हैं निकल आती हैं, बेसिकली वो ऑस्टियोफाइट्स बन जाते हैं, वहाँ से बोन ओवर ग्रो कर जाती है एंड सो। तो एक्सरे पे तो आप, ये तो सर्जन का काम है कि एक्सरे देखे और बताए पेशेंट को कि आपकी बीमारी किस हद तक है, आपकी डीजनरेशन इस पर्टिकुलर जॉइंट की किस हद तक है। लेकिन जो जनरल हेल्थ को लेके अगर हम बात करें तो यानी कि जो सिस्टमिक चीज़ें हैं उनमें अगर हम डिस्कस करें तो उसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप अपना कैल्शियम लेवल्स, अपने विटामिन डी लेवल्स, ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। फिर अगर ऑस्टियोपोरोसिस सस्पेक्टेड है तो फिर उसमें बोन चूँकि उसमें भुरभुरी हो जाती है, रिजॉर्ब होना शुरू हो जाती है, तो उसके लिए कुछ और टेस्ट हैं, अल्कलाइन फॉस्फेटेज लेवल्स करवाते हैं, डेक्सा स्कैन करवाते हैं, बोन्स की क्वालिटी को। आपको कुछ तरह की शिकायत हो तो अपने कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक के पास जरूर जाएं। फॉर श्योर, नंबर 1 आप अपने कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक सर्जन को विजिट करें ताकि वो असेस करे, वो असेस करके ये बता दे कि आपको हो रही है डीजनरेशन, नहीं हो रही, नंबर 1। नंबर 2,
वो आपका जो भी रेलिवेंट जॉइंट है, फॉर एग्जांपल नी की डिजेनरेशन हमारे माशरे में बहुत ज़्यादा कॉमन है, तो नी की अगर फॉर एग्जांपल बात कर ले तो नी का आपका एक्सरे करेगा, देखेगा, खुद भी देखेगा, आपको भी बताएगा, गाइड करेगा कि इसमें ये इश्यूज आ रहे हैं या आ चुके हैं। प्लस फिर उससे रेलिवेंट वो जो भी मुनासिब समझेगा, कैल्शियम लेवल्स, विटामिन डी लेवल्स, अगर ऑस्टियोपोरोटिक्स ही बोन है, अगर बहुत वीक बोन है तो फिर डेक्सा स्कैन, सीरम अल्कलाइन फॉस्फेटेज, वो चीज़ें हम लोग सारी एडवाइस करते हैं पेशेंट को। लेकिन अगेन सबसे पहले द मोमेंट आपको पता लग जाए कि पेन्स एंड ये इश्यूज जो है वो शुरू हो गए हैं, तो आप इमीडिएटली अपने लाइफस्टाइल पे तो खुद ही फोकस कर सकते हैं ना, उसमें तो किसी ऑर्थोपेडिक सर्जन को इन्वॉल्व करने की ज़रूरत नहीं। फॉर एग्जाम्पल, देयर इज़ नो ऑर्थोपेडिक सर्जन जो आपको वॉक से मना करे, देयर इज़ नो ऑर्थोपेडिक सर्जन जो आपको वेट कम करने से कहे कि नहीं आपने नहीं करना, बहुत लेस लाइकली है। देयर इज़ नो ऑर्थोपेडिक सर्जन जो ये कह सके कि जी आपने डाइट अच्छी नहीं लेनी। तो ये 3-4 काम तो आप पहले दिन से ही, एक्चुअली तो रीजनरेशन होने से पहले ही मुझे आपको हर बंदे को करने चाहिए, लेकिन जिसको पेन्स शुरू हो जाए, जो बंदा हमारी ये वीडियो देख रहा है जिसको ऐसी पेन्स हो, वो ये 3-4 काम तो पहले दिन से कर सकता है। मतलब ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास ज़रूर जाएं जब भी जाना है, जब भी फिजिबल हो, लेकिन जिस दिन आपको फील हो जाए, रियलाइज़ हो जाए कि आज मुझे लग रहा है कि ये मेरे जॉइंट्स मेरा साथ नहीं दे रहे, तो उसी दिन से आप ये चीज़ घर बैठे भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर सुफियान, बहुत डिटेल, इतना अच्छा एक इनरिच टॉपिक था जिसमें हमने आज बात की है कि क्या है, क्यों हो रहा है, और ये कि आज मोमेंट पे आपको वीडियो देखते हुए आपको जिस मोमेंट पे रियलाइजेशन हो जाए, डॉक्टर के पास जाएं, और डॉक्टर के पास जाने में टाइम है तो आप उससे पहले ही अपनी एहतियात, डाइट, वेट लॉस स्टार्ट कर दें, एक्टिविटी स्टार्ट कर दें। थैंक यू सो मच डॉक्टर सुफियान, आपने अपने हमारे लिए टाइम निकाला। हमारी नाजरीन से गुजारिश है, आपको कोई भी क्वेश्चन हो काइंडली हमसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। कोई डॉक्टर सुफियान के लिए क्वेश्चन है, आप उनसे डायरेक्ट रब्ता भी कर सकते हैं, हम उनकी डिटेल्स हम अपने डिस्क्रिप्शन में आप लोगों के लिए ऐड कर देंगे। इंशाल्लाह मिलते हैं पेन रिलीफ सीरीज़ के नेक्स्ट एपिसोड में।